हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है जल संसाधन। इस जल संसाधन नामक चैप्टर के 4 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम 5वां भाग देखने वाले हैं और आज के भाग के बाद अपना यह चैप्टर नंबर 21 जल संसाधन कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं भाग 5 को। आज की क्लास में हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है जल प्रबंधन, और उसमें भी हमें देखना है कि प्रमुख रूप से राजस्थान में परंपरागत रूप से जल प्रबंधन के लिए किस प्रकार की संरचना का निर्माण हो रखा है। इस भाग में हमें मुख्य रूप से यह समझना है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो वैदिक काल से ही जल को देव माना गया है। पानी को हम देवता मानते आ रहे हैं वैदिक काल से ही। पुराणों में नदियों, तालाबों, कुओं का वर्णन किया गया है। सरस्वती एवं सिंधु सभ्यता काल में नदियों के किनारे मानव जीवन विकसित हुआ है। प्राचीन समय से ही इंसान जो है वो प्रमुख रूप से नदियों के आसपास ही अपने आप को बसाता रहा है। नदियों के आसपास ही बड़े बड़े नगर स्थापित हुए हैं। तो सरस्वती और सिंधु सभ्यता काल से ही नदियों के किनारे मानव जीवन विकसित हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। जल को हम अच्छी तरीके से प्रबंध कर पाएं, उनको वेस्ट होने से बचा पाए, उसका रखरखाव सही से कर पाए, इसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की बात की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में झील का निर्माण करवाया था। प्राचीन समय के एक बड़े राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जूनागढ़ में झील का निर्माण करवाया था। आपको एक बात पता होगी कि भारत में वर्षा असमान होती है। असमान मतलब कि कहीं ज़्यादा है और कहीं बहुत कम है। आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी का, मोहसिन राम का, जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में मेघालय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहीं जो जैसलमेर का हिस्सा है, राजस्थान का जो पश्चिमी जैसलमेर का हिस्सा है, वहाँ पर तो नगण्य बारिश होती है, एकदम कम बारिश होती है। कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत में असमान बारिश होती है। इसीलिए स्थानीय भौगोलिक दशाओं के अनुसार जल प्रबंधन की योजना विकसित हुई थी। इसीलिए जहां पर कम बारिश होती थी उसके हिसाब से वहां पर जल प्रबंधन की अलग अलग योजनाएं विकसित की गई थी, अलग अलग संरचनाओं का निर्माण किया गया था। जैसे कि उत्तर में हिमालय द्वारा निकली नदियों को पर्याप्त जल मिलता था। हमने देखा था भारत के उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय से जो भी नदियां निकलती थी उनको पर्याप्त जल मिलता था। एक तो बारिश का पानी और दूसरा बर्फ पिघलने का पानी। तो इन नदियों में तो पर्याप्त पानी होता था। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो वर्षा द्वारा बहुत कम जल प्राप्त होता है। तो यहाँ की नदियां तो इतनी ज़्यादा बह ही नहीं पाती है, पानी की कमी देखने को मिलती है। इसीलिए राजस्थान के जल प्रबंधन के तरीके यहाँ की भूगोल के अनुसार बने हैं। राजस्थान में जल प्रबंधन, जल को स्टोर करना है, उसको बचा के रखना है, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। परंपरागत तरीकों से ही वो क्यों किए गए हैं? क्योंकि राजस्थान में कम बारिश होती थी। राजस्थान में पानी की एक एक बूंद बचे, इसके लिए लोगों ने गांवों के ऊपरी भागों में धर्मतलाइयों, कुड़ियों, तालाबों, नाड़ियों, जोहड़ बांध, सागर, बावड़ियों, कुंडों आदि का निर्माण किया और पानी का उचित प्रबंधन किया। इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें आज की क्लास में देखना है। राज्य में धरातलीय पीने योग्य पानी मात्र 1% है। राजस्थान राज्य की बात की जाए तो धरातल के ऊपर पीने योग्य पानी सिर्फ 1% है। इसीलिए प्राचीन परंपरागत तरीकों के रखरखाव की आवश्यकता है। जो प्राचीन समय से जो परंपरागत तरीके चले आते थे पानी को स्टोर करने के, पानी को जमा करने के, उन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें से एक परंपरागत तरीका ये बता दिया गया है। यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर टाँका बनाया गया है। जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र से लोग आते हैं उनको ये अच्छे से मालूम होगा कि कैसे इसमें पानी स्टोर किया जाता है और साल भर इस पानी का उपयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम कुछ परंपरागत जल प्रबंधन के स्रोत देख लेते हैं जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं राजस्थान में। पहला है तालाब। नाम आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा तालाब। इस फोटो में आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें तालाबों में वर्षा के जल का एकत्रीकरण होता है। इसमें बारिश का जो पानी आता है वो इसमें इकट्ठा होता है। गांव के उस भाग में निर्माण होता था जहां पर जल आसानी से स्वच्छ रह सके। गांव के उस क्षेत्र में इसका निर्माण होता था, तालाब का निर्माण होता था जहां पर जल जो है वो आसानी से स्वच्छ बना रह सके, साफ सुथरा रह सके। सामान्यतः गांव के ऊपरी भागों में ये बनाए जाते थे जो ताकि स्वच्छ रहे। इन्हीं के किनारे छोटी छोटी कुइयां या बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। तालाबों के सहारे जहां पर पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, इसी के सहारे छोटी छोटी कुइयां, पतले पतले कुएं बनाए जाते थे, बावड़ियों का निर्माण किया जाता था ताकि उनमें भी पानी इसका रिसके चला जाए और उस पानी का फिर
पीने के जल के रूप में उपयोग लाया जाता था। जल पशुपालन भी हेतु भी होता था, भाई पशुपालन, पशुओं को पिलाने के लिए भी इस जल का उपयोग होता था। प्राचीन तालाबों में रणथंभौर पद्मनी तालाब चित्तौड़गढ़, हेमावास पाली में, कीर्ति मोटी बूंदी में, पार्वती भरतपुर में, गढ़सीसर जैसलमेर में, ये कुछ विशेष प्रसिद्ध तालाब है। इसमें आप ये पद्मिनी तालाब का नाम याद रख लीजिए, हेमावास का नाम आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है नाडी। आपने ये भी नाम सुना होगा, ये पोखर जैसा होता था, एक तरीके से एक छोटे तालाब के रूप में है। ये पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, इसके प्रत्येक गांव में इस तरह की नाड़ियां देखने को मिल जाएगी। ये 3 से 12 मीटर गहरी होती है और इसमें जल संग्रहण की व्यवस्था होती है। जल को इसमें इकट्ठा किया जाता है। इसमें 10-12 महीने जल रहता है, साल भर इसमें पानी बना रहता है। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर में सर्वाधिक पानी का स्रोत क्या है? नाड़ी है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पानी संग्रहण करने के लिए ये नाड़ियों का यूज होता था। राव जोधा जी ने 1520 ईस्वी में जोधपुर में नाडी का निर्माण करवाया था। यह बात आप याद रख लीजिएगा। जोधपुर में 1520 में नाडी का निर्माण किसने कराया था? राव जोधा जी, जोधपुर जोधा जी। आज इन नाड़ियों की सुध नहीं ली जा रही है, मतलब ये नाड़ियां ऐसे ही पड़ी है, न सरकार ध्यान दे रही है, न प्रशासन ध्यान दे रही है और न ही आम लोग इन पर ध्यान दे रहे हैं, इन परंपरागत जल स्रोतों पे। नेक्स्ट है बावड़ी। बावड़ियां पूरे राजस्थान में दिखने को मिल जाती है, हर जगह आपको बावड़ियां देखने को मिल जाएगी। इस फोटो में देख सकते हो, ऐसे सीढ़ियों के रूप में नीचे उतरते जाओ, नीचे उतरते जाओ, नीचे उतरते जाओ, नीचे पानी मिल जाएगा। बारिश ज़्यादा होगी तो पानी ऊपर आ जाएगा, ऊपर आपको पानी देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरे राजस्थान में देखने को मिलती है। मेघदूत काव्य में भी बावड़ियों का वर्णन मिलता है। एक काव्य है, बहुत फेमस है, कालिदास का मेघदूत, उसमें भी बावड़ियों का वर्णन मिलता है। राजस्थान में बावड़िया झालरा नजदीक नजदीक बनाए जाते थे। अभी हम झालरा देखेंगे क्या होता है। तो ये दोनों नजदीक नजदीक बनाए जाते थे। वास्तु की दृष्टि से बावड़ियों में पैंदे तक सीढ़ियां थी। पैंदा मतलब सबसे नीचे तक यहां पर सीढ़ियां धीरे 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 नीचे तक ये सीढ़ियां बनाई गई थी, जिससे आसानी से जल प्राप्त किया जा सके। नीचे से भी आप पानी लेके आ सकते हो। बावड़ियों की पवित्रता के लिए इनको मंदिरों या किलों के समीप बनाया जाता था। ये स्वच्छ रह सके, साफ सुथरे रह सके, इसलिए इनको पवित्रता देने के लिए इनको अधिकतर मंदिरों के आसपास या फिर किलों के आसपास बनाया जाता था। आगे देखते हैं। ये बावड़ियां पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़ी उपयोगी थी। पीने के पानी के लिए, सिंचाई के काम में के लिए बावड़ियों का बड़ी मात्रा में यूज होता था। आजकल नलकूपों के अंधाधुंध लगाने से बावड़ियां रीति या खाली हो गई है। नलकूप मैंने बताया, बोरवेल, पतला कुआं जमीन में अंदर खोदा जाता है, मशीनों के माध्यम से फिर बिजली के माध्यम से पानी बाहर निकाला जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खोदोगे तो जहां पर बावड़ियां हैं उसका पानी भी उसमें चला जाएगा। तो नलकूपों के माध्यम से, नलकूपों की वजह से ये बावड़ियां जो है वो खाली हो गई है, या इसे रीति भी बोला जाता है। इनका रख रखाव भी खत्म हो गया है। मैंने बताया कि इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जो परंपरागत जल स्रोत है वो ऐसे ही पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है टाके। मरुभूमि क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने का श्रेष्ठ तरीका है ये टाका है। ये जमीन से थोड़ा ऊपर बाकी नीचे बनाया जाता है टाका। जो मरुस्थल क्षेत्र है वहां पर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए ये श्रेष्ठ तरीका है। ये भूमिगत जल का एक छोटा सा भंडारण है। इसके अंदर भूमि से भी पानी आता है, भूमिगत जल इसमें भंडारित होता है। यह पेयजल हेतु उपयोग में आता था। इसका पानी मुख्य रूप से पीने के काम में आता था। इसका निर्माण अब सीमेंट से होने लगा है। पहले हो सकता था मिट्टी से ही निर्माण हो, आसपास के पत्थरों से ही हो, लेकिन अब इसका निर्माण सीमेंट से होने लगा है। मरुभूमि में लवणीय मिट्टियों के कारण आज जल खारा होता है। मरुभूमि में यानी कि मरुस्थल वाले क्षेत्रों में चूंकि मिट्टियां लवणीय है, मिट्टियों में नमक की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए अब इसका पानी खारा भी होता जा रहा है। इसलिए वर्षा जल को वर्ष भर के लिए सुरक्षित रखने के लिए टांकों का निर्माण घर घर में और गांवों में सामूहिक रूप में भी होता था। वर्षा के पानी को इकट्ठा रख सके इसके लिए इन टाकों का निर्माण करवाया जाता था। हर घर में होते थे और गांवों के लोग आपस में सामूहिक रूप से भी इन टाकों का निर्माण करते थे, जिससे पूरा गांव पानी पीता था। टाका 30 से 40 फीट गहरा होता है। 30 से 40 फीट गहराई इसकी होगी। इसका जल निकालने हेतु सीढ़ियों का प्रयोग भी होता है। टाके ढके हुए होते हैं और इनके ऊपर मीनार नुमा ढेकली बनी हुई होती है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में टाके अधिक बनाए जाते हैं। प्रमुख रूप से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में टाके ज्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है खड़ीन। खड़ीन जो है वो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक रूप से बनते हैं, मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक खड़ीन मिलते हैं। खड़ीन प्रमुख रूप से कहां मिलते हैं? जैसलमेर में, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में।
जैसलमेर में 500 से अधिक खड़ीन बने हुए हैं, इतने ज्यादा यहां पर खड़ीन बने हुए हैं। ये ढाल वाली भूमि के नीचे बनाए जाते हैं, जहां ढाल होता है उसके नीचे ये बनाए जाते हैं। में 1300 हेक्टेयर भूमि, जैसलमेर में 1300 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है, बड़ी मात्रा में इसमें सिंचाई का प्रावधान होता है। खड़ीन क्षेत्र 5 से 7 किलोमीटर लंबा होता है, एक लंबे क्षेत्र में 5-7 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यह फैला होता है। पाल सामान्यतः 2-4 मीटर ऊंची होती है। पाल क्या होती है? इसके आसपास पानी को स्टोर रखने के लिए इसके आसपास मिट्टी का ही एक ऊंचाई में बना दिया जाता है, जिसे कहा दिया जाता है पाल। खड़ीन के नीचे भी खड़ीन बनाए जाते हैं, इसके नीचे भी आगे जाके खड़ीन बनाए जाएंगे। पानी की अधिकता पर पानी रिस कर आगे वाले खड़ीन में चला जाता है। अगर एक खड़ीन में पानी ज्यादा आ गया है तो वो धीरे धीरे रिस कर इसके आगे वाले खड़ीन में चला जाएगा। खड़ीन के नीचे वाले भागों में कुइयां या कुओं का निर्माण किया जाता है। इसके आगे वाले भाग में और नीचे जाते जाओगे तो वहां पर कुओं का या छोटी छोटी कुइयों का निर्माण किया जाता है, ताकि इस खड़ीन का पानी उसमें रिस कर चला जाए और उस कुएं में पानी ऊपर आ जाए। इस जल का उपयोग पीने के काम में आता है। खड़ीन वैज्ञानिक तरीकों से बनाए जाते थे। अभी हमने देखा पाल बनाई, नीचे खड़ीन बनाए और आगे खड़ीन बनाए और लास्ट में फिर कुओं और कुइयों का निर्माण करवा दिया जाता है। वर्ष भर इनसे पानी मिलता था और इनसे धीरे धीरे खेती भी होती थी। खड़ीन जैसलमेर के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। फिर है झालरा, जो कि धार्मिक स्नानघर के रूप में बनते थे। धार्मिक रूप से ये पवित्र स्नानघर थे। झालरा भी एक तरीके से ये सीढ़ियों से नीचे ही जाते जा रहे हैं। ये नदियों के किनारे या तालाब के समीप बनाए जाते थे। नदियों के किनारे या तालाब के पास में ये बनाए जाते थे, जिससे इनमें आसानी से पानी रिसकर आ जाता था और इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती थी। इन झालरों के अंदर कमरे भी बने होते थे। ऐसे देखिए ये कमरे बने हुए हैं, कई कई कमरे बने हुए हैं, जिससे आदमी या औरतें आसानी से स्नान करके वस्त्र बदल सकते हैं। पूरे इसमें प्रावधान थे। फिर देखते हैं जोहड़ को। ये जोहड़ प्रमुख रूप से शेखावटी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र मुख्य रूप से सीकर है, झुंझुनू है, ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का। तो यहां पर प्रमुख रूप से जोहड़ बनाए जाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका आकार भी 1 से 2 किलोमीटर होता है, 1-2 किलोमीटर लंबे होते हैं। पानी को रोकने के लिए पाल बनाई जाती है। मैंने बताया पाल मिट्टी का, खड्डे के आसपास मिट्टी को ऐसे जमा कर दो तो उसको मिट्टी की एक पाल बन जाएगी, उससे पानी बहकर नहीं जाएगा, रुक जाएगा। इनके पास ढलान में छोटी छोटी कुइयों का निर्माण होता था। जहां पे ढलान होगा छोटी छोटी कुइयों का निर्माण होता था, ताकि इसका पानी उस रिस के उस कुइयों में चला जाए और कुइयों में पानी आ जाए। जोहड़ सिंचाई हेतु काम आते थे। प्रमुख रूप से इनका यूज सिंचाई के काम में आता था। नेक्स्ट देखते हैं बेरी, या इनको कुइयां भी बोला जाता है। एक तो होता है कुआं और उससे छोटी होती है कुइयां, इनको बेरी भी बोला जाता है। इस फोटो में देख पा रहे होंगे एक पतला सा कुआं है। ये बोरवेल नहीं है, नलकूप नहीं है, ये खुला है। इसमें भी आपको बाल्टी डालकर पानी निकालना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है बेरी या फिर कुइया। तो ये तालाब के पास ही बनाई जाती थी। क्यों? ताकि तालाब का पानी रिस कर इसमें आ सके। इनकी गहराई 10-12 मीटर होती थी। लकड़ी के पट्टों से मुंह ढका हुआ होता था, ताकि कोई गिरे नहीं, इसके लिए इसका मुंह ढक दिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में छोटी कुइयां अधिक बनाई जाती थी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में छोटी छोटी कुइयां बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाती थी, जिससे वर्ष भर जल मिलता रहे, ताकि इनसे साल भर पानी मिलता रहे। तो ये थे कुछ परंपरागत जल के प्रबंधन के स्रोत। तो परंपरागत जल प्रबंधन के स्रोतों की उपयोगिता आज भी है। यदि हम इस पर ध्यान दें, सरकारें ध्यान दें, प्रशासन ध्यान दे, हम आम लोग इस पर ध्यान दें, तो आज भी ये बड़े उपयोगी हो सकते हैं। वर्षों से चले आ रहे वैज्ञानिक पद्धतियों से बने जल प्रबंधन के इन स्रोतों को बचाने की आवश्यकता है। भाई ये वैज्ञानिक पद्धतियों से बने हैं, सालों से चलते आ रहे हैं, इनको बचाने की बड़ी जरूरत है। वास्तव में गांवों में आज भी इस पद्धति से कार्य हो तो गांवों में पानी की समस्या का समाधान आसानी से संभव है। यदि गांव क्षेत्र में, शहर के आसपास वाले क्षेत्रों में आज भी इनका यूज हो तो पानी की समस्या धीरे धीरे हमें कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो एक बार लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, हम एक बार देख लेते हैं। दामोदर नदी कहां बहती है? अच्छे से हमने याद किया था, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। हीराकुंड योजना किस राज्य में बनी है? उड़ीसा में बनी है। किस नदी पर बनी है? महानदी पर बनी है। यह बात आपको याद रखनी है। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन राज्यों ने मिलकर बनाई है? ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त योजना है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी को बोला जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर बनी है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी परियोजना ये राजस्थान में 16 लाख वर्ग हेक्टेयर में सिंचाई करती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के माध्यम से भी ये चीज हमने देखी थी। और जैसलमेर जिले में
खड़ीन सर्वाधिक रूप में मिलते हैं। तो खड़ीन कहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं? जैसलमेर में। ये कुछ 7 बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यही थामते हैं और इसी के साथ अपना ये चैप्टर जल संसाधन नामक चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो, साथ ही पूरे चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में रह सके। और दूसरी जरूरी बात है, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फिजिकल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। रोज डेली आपको खेलना है, आपको थोड़ी मस्ती करनी है, एक्सरसाइज करना है, अपने मम्मी पापा से, भाई बहनों से, दोस्तों से बातें करते रहना ताकि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रह सके। फिजिकल और मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, आप कम समय में ज्यादा फोकस बना के रखेंगे और लंबे समय तक कोई भी चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं थामते हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।